Hello everyone. Good morning all. Very welcome to Baby Code free live classes, free live sessions. So today is our live session 4 and I'm here Tanu Vermani, an IDP certified trainer plus a TEFL to Solve certified trainer to teach you about आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको क्या टॉपिक है आज हमारा. Today's topic is strategies for multiple choice questions. मैंने लास्ट सेशन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए थे कि हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं, राइट? तो आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं मैं आपको बताने वाली हूँ. एक्सरसाइजेस भी करेंगे हम. बट इस सेशन को देखने से पहले मैं कहूंगी कि यू शुड गो टू अनदर 3 सेशंस, जो सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 है रीडिंग का. प्लीज उनको जाके देखिए, तब आप इस सेशन को देखिए सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक. आप रीडिंग मॉड्यूल को क्रैक करने के लिए मेरे साथ ट्रैक पे रहोगे, राइट? सेकेंड थिंग, यस, सेकेंड चीज जो बेबी कोड हम आपको ऑफर करते हैं वो है कि आप डाउनलोड कर सकते हो एकेडमिक रीडिंग टेस्ट और जनरल रीडिंग टेस्ट रेगुलरली. 1 से 2 टेस्ट आप रेगुलरली डाउनलोड कर सकते हो. आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं. अगर आपको अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन बाय आवर मेंबरशिप. आप मेंबरशिप के थ्रू अनलिमिटेड टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में. सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, राइट? सो स्किल्स, व्हाट आर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड. कौन सी स्किल्स चाहिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता क्या है रीडिंग के? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक टेक्स्ट को एनालाइज करना होता है और आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेन आइडिया कि उस पैसेज का क्या मेन आइडिया. फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया फाइंड करना है. उस सेक्शन का सेंट्रल आइडिया फाइंड करने के बाद आपको अपने ऑप्शंस को स्कैन करना है और आपको क्या करना होता है, एक वेरी क्लोज आंसर को फाइंड आउट करना है. अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए तो उसमें से एक आंसर आपका ऐसा होगा जो बहुत क्लोज होगा, सिमिलर होगा क्लोज के, और वो आपका राइट आंसर होता है. सो व्हाट इज एमसीक्यू? एमसीक्यू क्या है? जब आप एक टेक्स्ट को एनालाइज करोगे, रीड करोगे, अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करोगे, मेन आइडिया को ढूंढोगे कि इस पैसेज में इस लाइन के थ्रू मुझे क्या कन्वे हो रहा है, राइट? सो देर आर 3 डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ईदर यू हैव टू चूज वन आंसर. आप एक आंसर को चूज करते हो 4 ऑप्शंस में से, राइट? कभी कभी आपके पास आ जाता है कि आप 2 आंसर्स को भी सिलेक्ट करते हो 5 ऑप्शन से, और समटाइम्स 3 ऑप्शंस को 6 में से. और फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि 2 सेलेक्ट करना या 1 सेलेक्ट करना, राइट? आपके पास 2 डिफरेंट फॉर्म में भी आता है एमसीक्यू, विच इज लाइक कंप्लीटिंग अ सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके साथ आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वो भी मल्टीपल चॉइस में काउंट होता है. और आंसरिंग अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके साथ अगेन आपको 3-4 ऑप्शंस दिए हैं, चॉइसेस दिए हैं, तो दैट इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वो क्या होता है? आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं. नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल. आप देख सकते हैं ये एकेडमिक टेस्ट का एग्जाम्पल है ऑन माई स्क्रीन. यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिए हैं, देन आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, राइट? अगेन जनरल टेस्ट का एग्जाम्पल. इसमें भी देखिए आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, देन आपको ऑप्शंस दिए हैं. तो मल्टीपल चॉइस कैसे होता है? जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया और आपको साथ में क्या दिया, ऑप्शंस दिया, और आपको एक स्टेटमेंट, एक आंसर को फाइंड आउट करना है, द करेक्ट आंसर को. तो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग? फर्स्ट थिंग जो स्टूडेंट फेस करता है, रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर क्वेश्चंस. ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको टेक्स्ट को रीड नहीं करना, पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है? सबसे पहले इफ यू डू दिस, अगर आप पैराग्राफ को रीड करते हो, इफ यू डू दिस यू आर रीडिंग ब्लाइंड बिकॉज यू आर नॉट श्योर. आप
ढूंढ क्या रहे हो पैसेज में, आपको पता ही नहीं, आप तो सिर्फ रीडिंग कर रहे हो। एंड रीडिंग हेयर इज ओनली फॉर अ मोटिव। हम पैसेज को क्यों रीड करते हैं? क्योंकि हमें अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। जब हमें पता ही नहीं हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हम क्वेश्चन को रीड ही नहीं कर रहे, तो हम पैराग्राफ में फाइंड क्या करेंगे? दिस इज अ टाइम चैलेंजिंग एग्जाम, है ना, ये टाइम चैलेंजिंग एग्जाम है। हम इसको रैंडमली रीडिंग के लिए नहीं कर सकते कि सिर्फ हमें रीड कर लिया पैराग्राफ, देन हम क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर ढूंढेंगे। नो, पहले क्वेश्चंस को रीड करो सो दैट यू हैव एन आइडिया कि तुम्हें फाइंड क्या करना है, राइट? सो इफ यू आर रीडिंग ब्लाइंड बिकॉज यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू वेस्ट योर टाइम। यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन रीड द टेक्स्ट, सो दैट आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करोगे। ओके, not answering questions, this seems like an obvious one, but it would shock you how many people don't answer the question at all. आंसर ही नहीं करा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आंसर करो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट, कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। सो इट्स बेटर कि हर क्वेश्चन के आंसर को लिखो। इफ एट मोमेंट आपको नहीं आंसर मिल रहा, डोंट स्ट्रगल, स्ट्रगल मत करो, राइट इट, मेक अ गेस, बट डोंट लीव एनी आंसर। थर्ड वन, बीइंग ट्रिक्ड बाय द एग्जामिनर। अब एग्जामिनर कैसे आपको ट्रिक करता है? एग्जामिनर आपको ट्रिक ऐसे करता है डिस्ट्रैक्टर्स को देके। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? जो आपको लगते तो हैं कि ये करेक्ट आंसर है, बट वो एक्चुअली में क्या होते हैं? इनकरेक्ट होते हैं। जब आप लोकेट करने चाहते हो करेक्ट सेक्शन को अपने रीडिंग सेक्शन में, वहां पे आपको 2 से 3 करेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं पॉसिबल। एक कॉमन ट्रिक होती है जो होती है कि लॉट ऑफ कीवर्ड्स आपको वहां पे मिलेंगे अपने क्वेश्चन के पार्ट के। जस्ट बिकॉज वहां पे बहुत सारे मैचिंग कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे आपका करेक्ट आंसर मिल गया। आपको पूरा अपना कॉन्टेक्स्ट देखना है, होल सेंटेंस का पूरा मीनिंग देखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? यू ऑल्सो लुक फॉर सम ऑफ द वर्ड्स लाइक मोस्ट, ऑलवेज, ऑल, समटाइम्स। इन वर्ड्स के थ्रू क्या होता है? आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आपको वो लोकेट होके मिलेंगे तो सही, बट उनकी वजह से क्या हो जाता है? आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो प्लीज लुक फॉर ऑल दीज डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स, जिनकी वजह से क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो जाएगा। नॉट रीडिंग द होल सेंटेंस। जब आप फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को सोचते हो कि हाँ ये करेक्ट है, बट सेकेंड हाफ ऑफ इट माइट चेंज द मीनिंग, लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो क्या होता है? मीनिंग को चेंज कर देता है। आपने पूरे सेंटेंस को रीड करा ही नहीं केयरफुली, आपने हाफ को रीड करा, आपने हाफ को देखा कि इट लुक्स करेक्ट, बट जो सेकेंड हाफ है उसको आपने रीड ही नहीं करा, है ना? तो उससे क्या होगा? आपका मीनिंग मे भी चेंज हो उसमें, वो आपका करेक्ट वर्ड नहीं है, करेक्ट सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स लाइक बट, हाउएवर कैन चेंज द मीनिंग ऑफ होल सेंटेंस, ये आपके पूरे मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। Examiners know you are trying to get the answer as quick as possible and they try to trick you. एग्जामिनर्स को बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने आंसर को ढूंढने वाले हो, बट वो जैसे ही ये वर्ड्स डाल देते हैं आपका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो प्लीज रीड द कंप्लीट सेंटेंस। नॉट नेक्स्ट वन, नॉट रीडिंग द टेक्स्ट केयरफुली। जब आप टेक्स्ट को रीड ही नहीं करते केयरफुली, बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, कुछ सम ऑफ द करेक्ट आंसर्स आपको दिखते हैं, बट अगर आप टेक्स्ट को रीड नहीं करते केयरफुली, यू विल चूज इनकरेक्ट आंसर, आप गलत आंसर को चूज कर लेते हो। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगाओ, टेक सम टाइम, उस सेंटेंस को रीड करो, मीनिंग को रीड करो उसके, एंड देन कम अप विद द करेक्ट आंसर। नाउ हियर आर 10 टिप्स जो मल्टीपल चॉइस की मैं आपको देने वाली हूँ। 10 टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट टिप इज रीड द क्वेश्चन बिफोर यू रीड द टेक्स्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले क्या करो? अपने क्वेश्चंस को रीड करो बिफोर रीडिंग योर टेक्स्ट, बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है, हमें पता होना चाहिए जब हम अपने पैसेज को रीड करें। Second thing is you will often be able to eliminate 2 of the 4 answers and this leave you with 2 choice. जो भी 4 चॉइसेस या 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं उसमें से क्या करो? 2 को एलिमिनेट करो ताकि आपके पास 2 पॉसिबल चॉइस बच जाए।
दो पॉसिबल चॉइस बनने के बाद आपको क्या है, करेक्ट आंसर को चूज करने में हेल्प हो जाती है, राइट। आपने क्या करा, अपने रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर दिया और राइट आंसर्स को आपने पिक कर लिया। Third one, if you are unsure of what is the difference between two or three sentences, it can help you rephrase them in own words. अगर आपको लग रहा है कि आप दो और तीन सेंटेंस का डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे, उसको रिफ्रेज करो, अपने सेंटेंस को रीड करो, वहां पे जो आपको रिक्वायर्ड स्टेटमेंट दिख रही है पैराग्राफ में उसको रीड करो, एंड देन क्या करो, अपनी करेक्ट स्टेटमेंट तक पहुंचो। नेक्स्ट वन, अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू रियली डोंट नो द आंसर, 25% चांस है कि आप अपना गेस लगा सकते हो, और 25% चांस है कि आपका आंसर क्या हो जाता है, गेस हो जाता है। बट प्लीज डोंट लीव द आंसर, किसी भी आंसर को नहीं लिख कर आना, लीव करके आना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। उसके लिए आपको मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर मेक अ गेस। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, उसको गेस करके लिख दो, राइट। नेक्स्ट इज डोंट बी ट्रिक्ड बाय एग्जामिनर्स डिस्ट्रैक्टर, स्पेशली कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेनली, ऑफन, ऑलवेज, ऑल, इन वर्ड्स के थ्रू क्या होता है, आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, डोंट पैनिक, इट्स अ रीडिंग टेस्ट, नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। कभी भी पैनिक नहीं होना एग्जाम में, आपकी कोई प्रियोर नॉलेज को नहीं चेक किया जा रहा है, यहाँ पे आपको अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट करो, ट्राई टू प्रिडिक्ट द करेक्ट आंसर। रीड करने से पहले अगर आपको लगता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इससे आपको आंसर को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प होगी। बिफोर यू डिसाइड ऑन योर आंसर, अपने आंसर को डिसाइड करने से पहले हमेशा जाओ, गो बैक, केयरफुली रीड योर क्वेश्चन को रीड करो, एंड देन अपने फाइनल डिसीजन पर आओ, राइट। ये चेक करना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर्स विल बी इन द सेम ऑर्डर एज द टेक्स्ट, आंसर उसी फॉर्म में होते हैं हमेशा, सेम ऑर्डर में, राइट। यू माइट बी आस्क्ड टू डू अबाउट बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियन, कभी कभी आपको फैक्ट्स और ओपिनियन दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स क्या होते हैं, जो हमेशा ट्रू होते हैं, कैन नॉट बी डिसअप्रूव, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट ओपिनियन क्या होते हैं, ओपिनियन मीन्स मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या राय है, व्हाट आई थिंक। सो ओपिनियन इज अबाउट पीपल बिलीव, पीपल थिंक, सोचते क्या है वो लोग, राइट। ओके, सो अब बात करते हैं, हमने 10 टिप्स की बात करी, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में, कि कौन सी इफेक्टेड स्ट्रैटेजी है जिसको हम लगाने वाले हैं। बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, आई वुड से, बट जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो वाली अप्लाई कर सकते हो। मैं ये स्ट्रैटेजीज लगाती हूँ जब भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करती हूँ। फर्स्ट थिंग, रीड योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, सबसे पहली चीज। स्किम द टेक्स्ट टू गेट द जनरल मीनिंग, अपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ो ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को क्वेश्चन में, और स्टार्ट थिंकिंग, सोचने लग जाओ कि क्या सिनोनिम आपको पैराग्राफ में मिल सकता है इस चीज का, राइट। बेसिक वर्ड्स आपको बहुत पता होते हैं कि हाँ क्वेश्चन में ये बेसिक वर्ड है, इसका मुझे, अब सपोज क्वीन विक्टोरिया दिया हुआ है तो क्वीन विक्टोरिया का तो कोई सिनोनिम नहीं मिलेगा ना, राइट। बट अगर कोई और वर्ड दिया है, व्हेन शी डाइड, कब उनकी डेथ हुई, तो व्हेन शी डिसीज्ड, कोई भी अगर आपको लगता है कि इसका सिनोनिम मिलेगा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। रीड द चॉइसेस, अपनी चॉइसेस को रीड करो, ऑप्शंस को रीड करो, अंडरलाइन करो उनको, एंड थिंक अबाउट द डिफरेंस इन मीनिंग, और उनके मीनिंग्स को ढूंढने लग जाओ कि कौन कौन सी चॉइसेस हैं और पैराग्राफ में क्या दिया। प्रिडिक्ट करो करेक्ट आंसर को, आपको लगता है कि ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, तो फिर से वापस जाओ, अपने चेक करो आंसर्स को, क्वेश्चन को रीड करो और फाइनल डिसीजन पर आ जाओ। रीड दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट वेरी केयरफुली, उस पैसेज को, उस पार्ट को रीड करो ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पे जाओ, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, गो बैक, रीड द क्वेश्चन अगेन, एंड देन यू कैन मार्क योर फाइनल चॉइस। So in short, you have to read it very carefully, look for the synonyms, because reading में you will get different synonyms, है ना। Now we will apply this strategy also, हम ये strategy apply करने वाले हैं अपने first exercise में। Now I am giving you 2 minutes quickly. Firstly you have to read your questions and then you have to read your paragraph. तो सबसे पहले questions को मेरे साथ read करने वाले हैं हम लोग। First question says, why is managing hazard essential in industrial or manufacturing workplaces? क्यों जरूरी है? Why is managing hazard essential?
क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है वो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि फॉर द वेलबींग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स के लिए, सेकंड हेल्थ रीजंस के लिए, थर्ड वन वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए, और डी ऑप्शन कहते हैं कि सारी चीजों के लिए, ऑल द अबव। Second question says, according to the passage, how many stages should hazard management undergo? कितनी stages की बात कर रहा है यहाँ पे, number of stages. How many stages should hazard management undergo? अब आपको stages बतानी है, 5 distinct stages है, more than 5 है, almost 5 है, more or less than 5 stage है, ठीक है। Quickly हम find out करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान? फर्स्ट स्टेप क्या है प्लान का? कि इवैल्यूएट करना रिस्क इन्वॉल्व को, एनालाइज करना हार्म को, बोथ ए एंड बी, या फिर रिकॉग्नाइज द रिस्क इन्वॉल्व। अब हमने क्विकली क्वेश्चंस को रीड कर लिया, हमें पता चल गया कि हम फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, हमें स्टेजेस देखनी है, फर्स्ट स्टेप देखना है, मैनेज करना क्यों एसेंशियल है, 3 स्टेटमेंट्स मुझे पता चल गए। नाउ आई विल क्विकली रीड माय पैराग्राफ, यू आल्सो हैव टू रीड इट विद मी, ठीक है। रीड करेंगे हम पैराग्राफ को साइलेंटली। नाउ सी, अब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड करा था मैनेजिंग हैजार्ड एसेंशियल, आई गॉट इट इन द सेकंड स्टेटमेंट, मुझे एसेंशियल पार्ट मिल गया है कि मैनेजिंग हैजार्ड क्यों एसेंशियल है, राइट। आई गॉट माई आंसर इन वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट में मुझे मिल गया कि इन मेनी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेसेस मैनेजिंग हैजार्ड इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम। सो भाई किसके लिए जरूरी है? सक्सेसफुल हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम्स के लिए जरूरी है, राइट। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, वेल बीइंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, करेक्ट, ये भी आता है इसमें, राइट। आपको पैराफ्रेज फॉर्म में दिया हुआ है कि मैनेजिंग हैजार्ड किस लिए एसेंशियल है? वेलबींग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब हेल्थ और सेफ्टी में आपका वेलबींग भी आता है, प्रोटेक्शन भी आता है। सेकेंड, फॉर हेल्थ रीजंस के लिए, यस, अगेन हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम है तो हेल्थ रीजंस भी होंगे। सी, वर्क प्लेस सेफ्टी भी है क्योंकि सेफ्टी सिस्टम की बात की है। तो दैट मीन्स कि ए बी सी तीनों ऑप्शंस इसके अंडर है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए? D1, यस, D1 हमारा आंसर होगा क्योंकि उसने हेल्थ और सेफ्टी तीनों को कवर कर लिया, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था हाउ मेनी स्टेजेस, कितनी स्टेजेस लाइक ये लोग अंडरगो करते हैं हैजार्ड मैनेजमेंट अंडरगो सिस्टम के लिए। सो सेकेंड स्टेटमेंट को मैं अपना रीड कर रही हूँ। हाँ, अगेन आई गॉट इट इन द थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट लाइन में आप रीड करेंगे, हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट गोज टू 5 डिफरेंट स्टेजेस। सो ये बहुत क्लियरली मेंशन है थर्ड लाइन में कि वो कितनी स्टेजेस को अंडरगो कर रहे हैं, कितनी उसका प्रोसेस कितनी स्टेजेस के थ्रू होता है? 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस के थ्रू। क्लियर? थर्ड वन, व्हाट इज द स्टेप ऑफ अ हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान? फर्स्ट स्टेप क्या है? अब हम फर्स्ट स्टेप की तरफ, लेट मी फाइंड आउट द वर्ड कीवर्ड फर्स्ट स्टेप। ओके, सो मेरे को मिला ये अपना स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7th में। The first step is to identify potential hazards, remembering that hazards are classed as anything that could potentially cause harm. So किस चीज के लिए हो रहा है ये? Anything you can let me know? देखो, cause not harm only to people but also to the organization. So answer is mentioned on the 4th line, जिसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट स्टेप जो है मैनेजमेंट का वो क्या है? आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल हैजार्ड्स। ऑप्शन डी को पैराफ्रेज किया गया है, वेयर रिकॉग्नाइज में क्या बोला गया है? रेफर्स टू आइडेंटिटी एंड रिस्क इज एसोसिएटेड विद हैजार्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं रीड इट अगेन क्लियरफुली। आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, हैजार्ड्स क्या होते हैं? हैजार्ड्स आर द रिस्क, राइट। हैजार्ड्स किसको बोलते हैं? रिस्क को बोलते हैं। और आइडेंटिटी रेफर्स टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करना किसी चीज को इज लाइक रिकॉग्नाइज करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पोटेंशियल हैजार्ड्स को वो क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करना इज लाइक रिकॉग्नाइज करना कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। सी हाउ क्विकली, कितनी जल्दी हमने सिनोनिम्स देखे एंड कितनी जल्दी हमने अपनी स्टेटमेंट को फाइंड आउट करा, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को, राइट। नाउ यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग। लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज। आई एम गिविंग यू 2 minutes. Quickly read the questions first, then read your paragraphs.
जल्दी से आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, मैं भी क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन वाज द एफिल टावर बिल्ट। अब व्हेन पूछ रहा है, व्हेन मतलब द टाइम ड्यूरेशन। अर्ली 1890 में, लेट 1860 में, 1889 और 1887, कब हुआ था बिल्ट। जब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे तो हम ये बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें कब वो बिल्ट हुआ था ये देखना है। Which was the most visited monument in Europe during late 1889? अब कौन सा वो मॉन्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा विजिट किया गया है यूरोप में। ठीक है, फोर ऑप्शंस हमको गिवन है, वी विल बी लुकिंग एट ऑल फोर ऑप्शंस। थर्ड इज हाउ ऑफन इज एफिल टावर रीपेंटेड। कितनी बार, हाउ ऑफन उसको पेंट किया जाता है, रीपेंट किया जाता है। अगेन फोर ऑप्शंस दिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, क्विकली अपने ऑप्शंस को भी रीड करते हैं एंड देन वील गो बैक टू द पैराग्राफ। हम अपने पैराग्राफ को रीड करेंगे सो दैट हमें पता लगे कि हमारे आंसर्स क्या हैं। आई एम ऑल्सो रीडिंग द पैराग्राफ, क्विकली रीड इट। अब बिल्ट वाला क्वेश्चन हमें फटाफट से फाइंड आउट करना है। आई एम रीडिंग। On a dear day, you can see as far as 67 kilometers across Paris. More than this and this people have visited the town since its completion in 1889, making it one of the most visited monuments in Europe. Okay, wow, I got my answer here. एक आंसर मुझे मिला। देखो, people have visited the town since its completion in 1889. उसके completion में, तो that means वो complete कब हुआ था। टावर बिल्ड कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, इट कंप्लीटेड इन 1889। which was the most visited monument in Europe during late 89? कौन सा वो मॉन्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स इन यूरोप। अगेन देखो, फिफ्थ लाइन में कौन सा वो मॉन्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा विजिट किया जा रहा है। अब हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, हमें एफिल टावर के बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, राइट। सो एफिल टावर जो था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड। एवरी 7 years ago द एफिल टावर इज रीपेंटेड with 50 to 60 tons of paint to protect its framework from rust. अब कितनी बार उसको पेंट किया जाता है, let's see how often, कितने years, 7 years, for a period of 7 years, less than 7 years, and none of the above. Okay, let's see years कहाँ पे mention है। Every 7 years the Eiffel Tower is repainted, so it is clearly mentioned कि every 7 साल, ठीक है, every 7 years उसको क्या किया जाता है, repaint किया जाता है। So answer A is the correct one. C. यू हैव टू रीड फॉर योर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आपको अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट करना है। आपको पूरे पैराग्राफ को आगे पीछे कहीं रीड नहीं करना, आपको सिर्फ अपने क्वेश्चंस के लिए फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रीड करने की देयर इज नो नीड, बिल्कुल नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड एक्सरसाइज। अगेन रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले क्वेश्चंस को रीड करिए। Which island has become the second most popular tourist destination and why? कौन सा island जो है वो second most popular tourist destination बना and why? Options are here. Read the four options. Second question says, what was the name of the Cuban president brother who started the initiative of herbal medicine in Cuba? उनका नाम क्या था, नेम पूछा जा रहा है। Again, there are four options. Third question says, what does the ecotourism bring to a place? अब ecotourism क्या लेकर आता है? Again, there are four options. Quickly read the options along with me. मेरे साथ सारे questions को read करो, options को read करो, and then हम paragraph को read करेंगे. I'm giving you 2 minutes. चलिए, let's read it. अब कौन सा वो आइलैंड है जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना, पहले तो हम वो आइलैंड बताएंगे और क्यों बना, व्हाई। रीड इट अलोंग विद मी, आई एम आल्सो रीडिंग। An educated population and the improved infrastructure of the roads and communication add to the mix. This is not my information, I don't need it. मुझे ये statement बिल्कुल required नहीं लग रही. In the Caribbean region, Cuba is now the second most popular tourist destination.
अब मुझे ये स्टेटमेंट अपनी रिक्वायर्ड लग रही है। लेट मी चेक, मैं चेक करूंगी। मेरा क्वेश्चन में भी यही था कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, तो यस आई गॉट इट, क्यूबा। अब मुझे आंसर मिल गया कि क्यूबा तो है सेकंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब मैं ऑप्शंस में देख रही हूँ क्यूबा, मुझे यस B1 में क्यूबा दिख रहा है, बट उन्होंने वाई भी पूछा है कि क्यों। अब वाई के लिए हम आंसर देखते हैं। अगेन आई एम रीडिंग, ecotourism is now seen as environmental education opportunity to heighten both visitors and restaurant residents awareness of environmental and conservation issues. Also, read along with me, please. Yes. Ecotourism is an environmental protection opportunity to heighten this and this, even to inspire conservation and this safety and health and guaranteed. Okay, Royal Gastro and the brother of this and this healthcare medicines provide natural for healthcare system, the school at large, herbals and this and this. So it is clearly mentioned कि क्यूबा किसके लिए था? क्यूबा for its good climate, beaches, style architecture and historical history. So they have clearly mentioned in the second statement में clearly mentioned है कि Cuba is now the second most popular tourist destination. वो second most क्या था? Popular tourist destination था, right? Next one, यहाँ पे देखिए इसको पैराफ्रेज कर रखा है, फेवरेबल वेदर कंडीशंस and the Georgian style architecture refers to the colonial architecture. Yes, right? Okay, let's look at the second one. सेकंड देखते हैं कि नेम क्या था क्यूबन प्रेसिडेंट का जिसने इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, राइट? सो उनका नेम क्या था? लेट्स टॉक अबाउट इट. हाँ, सी इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ, रॉल कैस्ट्रो ब्रदर ऑफ क्यूबन प्रेसिडेंट स्टार्टेड हिज इनिशिएटिव. तो बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि उनका नेम क्या था? रॉल कैस्ट्रो. करेक्ट. What does ecotourism bring to a place? अब ecotourism क्या लेकर आता है? It provides education, cultural exchange opportunities, enhance ecological sensitivity, A and B or none of the above. अब हम इसके लिए रीड करेंगे. हमने रॉल कैस्ट्रो के बाद इको टूरिज्म के बारे में कुछ रीड करा था. हाँ, इधर रीड करिए. Ecotourism provides education and cultural opportunities. It enhances ecological, cultural diversity, sensitivity. It heightens both. Read along with me. हाँ, देखिए बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ फोर्थ लाइन में अगर हम रीड करते हैं तो इको टूरिज्म इज ऑल्सो सीन एज एनवायरमेंटल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, जो क्या हाइटन करता है? both visitors and residents awareness of environmental and conservation issues, right? तो आपको क्या मिल रही है? heighten both visitors and resident awareness of environmental and conservation issues means कि ecological sensitivity को क्या करता है? increase करता है, right? It increases ecological sensitivity. और education opportunity को तो already mention किया हुआ है, cultural exchange को भी, right? So it is also seen as environmental education opportunity, right? जिससे कि क्या हो रहा है? both visitors और residents की awareness improve हो रही है, एनवायरमेंटल और कंजर्वेशन इश्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पे देखो, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंज, तो बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि ए एंड बी, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. गॉट इट? सो यू हैव टू रीड फॉर योर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट करना है. आई होप यू इट मेक्स इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट. आपके लिए आंसर्स को फाइंड आउट करना थोड़ा इजी हुआ. ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस को थ्रू दिस स्कैनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक के थ्रू, जैसे हमने करा कि हम अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं.
स्कोर हाई करो। आई जस्ट प्रे कि आप इन सेशंस के थ्रू आपको हेल्प मिले, आप एनालाइज करो कि आप कौन कौन से सेक्शन में मिस्टेक करते हो, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको हमारी एप्लीकेशन अच्छी लगती है, हमारे लाइव सेशंस अच्छे लगते हैं, शेयर कर सकते हो आप बाकी लोगों के साथ भी। फ्री एजुकेशन कैंपेन है हमारा, फ्री लाइव सेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट एवरीबडी कैन लर्न अबाउट आइल्स, है ना, कि क्रैक कैसे क्रैक करना है। तो आप भी इस कैंपेन में हमारी हेल्प कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो हमारी एप्लीकेशन को। नेक्स्ट थिंग इज, हमारे लाइव सेशंस को देखने के बाद आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक यहाँ पे हमारी ऐप में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, रेटिंग्स भी दे सकते हो, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑल्सो। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए कि हाँ मैं इस पे लाइव सेशन लेकर आऊं, तो आप वो भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। उस न्यू सेशन के साथ आई विल कम अप विद द अपकमिंग क्लासेस। ठीक है। So thank you so much for watching my this session. I hope it is helpful to you. मैं आपको help कर पाऊँ कि कैसे आपको आपके reading section को crack करना है। Today I started with, आज मैंने multiple choice कराया है, next section में आपको मैं एक new topic कराने वाली हूँ, so that आप उसको क्या कर पाओ। So please आज ही download करो mock test को and start practicing for the multiple choice questions. Okay, bye bye, thank you so much. We'll see you next time.